नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज भारत की सरकार ने बड़े कानूनी बदलावों का ऐलान किया। बदलाव देश के आपराधिक कानून में किए गए। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में अंग्रेजों की गुलामी का अंत कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ बड़े टेक अवे हैं। आपको वो बताएं। लव जिहाद में जेल क्वेश्चन मार्क के सवाल हम उठाएं, उससे पहले आइए आपको जरा ये ग्राफिक्स दिखाते हैं और इसके जरिए बताते हैं कि दरअसल कौन से वो 3 एक्ट हैं जिनमें बदलाव की बात कही जा रही है, जिनका प्रस्ताव रखा गया है। आईपीसी को अब द भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम दिया गया है, हालांकि अभी यह सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए बिल। और एविडेंस कानून को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का नाम दिया गया है। ये 3 एक्ट हैं जिनमें बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन देश की संसद में गृह मंत्री ने 35 मिनट में इन ऐतिहासिक बदलावों की जानकारी देश को दी। फिलहाल ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं, यानी अभी ये लागू नहीं है। 1 मिनट 11 सेकंड में देश के गृह मंत्री को सुनिए, उसके बाद इन बदलावों की वो हाईलाइट आपके सामने पेश करेंगे जो हमारी बहस का मुद्दा है। सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदल रहे हैं और इतिहास आज हम बना रहे हैं, ये कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो लव जिहाद के खिलाफ कानून। हालांकि सरकार के बिल या बयान में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस नए कानून को पढ़कर हम आपको सुनाते हैं, जिससे आपके जहन में सबसे पहले यही बात आएगी कि यह कानून तो लव जिहाद के खिलाफ है। देखिए, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाना अपराध होगा। यानी क्या यह लव जिहाद के खिलाफ कानून है? सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। और इतना ही नहीं, लव जिहाद नहीं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी बहुत सख्त यहां पर प्रावधान किया गया इन बिलों में। मौत की सजा, फांसी की सजा, सजाए मौत। जी हां, मॉब लिंचिंग में अधिकतम जो सजा है वो फांसी है और न्यूनतम सजा जो है वो 7 साल की कैद मिनिमम यहां पर जो सामने आ रहा है। टिकर प्लीज, ये टिकर यहां से हटाइए। ये देखिए, यहां पर हम आपको ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं। हां, अब आपके सामने ये आ गया। देखिए, अधिकतम सजा फांसी और न्यूनतम सजा 7 साल की कैद। आप देख सकते हैं मॉब लिंचिंग में अब ये सरकार ने जो इस बिल में प्रावधान रखा है ये भी बहुत सख्त है और इस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन देखिए इस पर क्या कहा है गृह मंत्री ने, वो सुन लीजिए, फिर जल्दी अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मानने वाला है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त के मनन साहब हैं जो वरिष्ठ वकील हैं, स्वाति सिंह मलिक हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बीजेपी और दूसरे कुछ पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पर सबसे पहले मनन साहब, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, तो एक व्यू आपका लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल व्यू लूंगा। क्या ये माने कि ये कानून लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ा हथियार होगा? नहीं, मैं ये अकेला ये लव जिहाद के खिलाफ नहीं कानून मानता हूँ, चूँकि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों में एक बड़े
बड़ा बदलाव लेके आए हैं और इनके नाम भी बदले गए हैं और ये मैं मानता हूँ और मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, चूँकि समय के अनुसार जब जब भी समाज में किसी भी न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में या कानून में किसी तरह का भी संशोधन होना हो या अमेंडमेंट आनी हो या नया कानून बनाना हो, वो होते हैं। कोई नई बात नहीं है ये। उन 1973 में भी सीआरपीसी में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी और अब जो उसके बाद अगर एक बार दोबारा एक छोटी सी हुई थी, लेकिन आज जो संविधान गृह मंत्री जी ने ये सदन के पटल पे रखा है, इसमें तीनों जो कि मैं कह सकता हूँ कि क्रिमिनल ट्रायल को एक नई दिशा मिलेगी और चूंकि मैं ज्यादा टिप्पणी आज अभी नहीं कर सकता, बीच में टोकना नहीं चाहता, मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है, मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटा जो सारा दिन टीवी पे चला है, उसमें सेडिशन में भी मिनिमम सेंटेंस 7 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेके आए हैं। जी सर, और भी बहुत से कानून हैं। मैं उस पर आता हूं। मनन सर सुनिए ना, आईपीसी में 511 सेक्शन की जगह मैं आता हूं सर, मैं उस पर आता हूं। आपकी कानून की समझ नो डाउट मुझसे बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल लव जिहाद के खिलाफ कानून है। वाकई सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में कुछ नए क्रांतिकारी बदलाव हैं, लेकिन जो इसमें आईपीसी में धारा 69 जोड़ी गई है, उसमें कहा गया है कि अगर धोखाधड़ी या अगर एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर या प्रमोशन का झांसा देकर या पहचान बदलकर अगर मैरिज की गई, अगर या फिर मैरिज या इसके अलावा वहां पर यौन संबंध बनाए गए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा अपराध होगा और फिर इसमें जो है सजा भी बहुत सख्त रखी गई है। और ये अक्सर हम लव जिहाद के मामलों में देखते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इससे उस पर कितना बड़ा आघात उस पर पहुंचेगा इससे। देखिए मैं बताता हूं, ये सिर्फ ये 3 या 4 बातें जो आपने बताई है, मैं एक और बड़ी बात जोड़ता हूं। लड़की को शादी का झांसा देकर कि मैं आपसे शादी करूंगा, बड़े ज़्यादातर मैं कहूँगा ये बड़े बड़े जितने भी, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं अब लेना चाहता, बहुत से ऐसे लोग थे, वो हर कार्यालय में मिलते थे, हर जगह मिले हैं। कम से कम 50 केस तो मैं आज भी कर रहा हूँ जिनमें लड़की को झांसा दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा और उसके बाद शादी करी नहीं, शादी कहीं और कर ली, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे हैं। उस पर तरह तरह की जजमेंट्स आई हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का, ये एक बॉडी है औरत की, ये एक मंदिर है। कभी ये कहा कि लड़की को तो पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और शादी से पहले अगर वो संबंध बनाती है और वो मेजर है तो वो इच्छा से बनाती है। तो डिफरेंट व्यू जब भी लिए गए हैं, लेकिन इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक पुख्ता एक प्रणाली लेके आए हैं गृह मंत्री जी। देखता हूं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा कि आईपीसी की जगह जो भी नाम नया दिया है उसमें कौन कौन से सेक्शन डिलीट किए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन ट्रांसफर हुए हैं। मैंने सुना 302 की जगह 99 आ गया है, आईपीसी थी जैसे 302। तो अब ये बड़ा लार्जर स्केल पे बहुत बड़ा परिवर्तन होकर आया है। जी सर, और इसमें समय लगेगा, वकीलों को भी समय लगेगा अध्ययन करने में, और आप देखेंगे। और ये और बता देता हूं मैं आप, जो खामियां होंगी इस कानून में और इस प्रावधान में, जो भी तीनों एक्ट बदले गए हैं और उनमें जो खामियां होंगी वो समय समय पे फिर अमेंड होंगी। चूंकि हम लोग तो आपको पता है रास्ता निकालेंगे कोई ना कोई, बीच में उसमें जो त्रुटि होगी उसका मुलजिम फायदा भी लेगा। कितना फायदा मिलता है, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट है, क्या वो गुंजाइश अब इसमें है या नहीं है, जबकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो मेरा ख्याल ये नहीं इन्होंने बाहर किया होगा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजिम को जाता है। अगर 2 व्यूज है, 2 व्यूज, देन व्यू विच गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज, वो भी माना जाता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान लेके आए हैं।
चूंकि Very well, sir. ये Very well बहुत said. बड़ा विषय, लंबा विषय होगा, बिल्कुल लंबा विषय है और वेरी वेल सेड, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे समझाया। सर अभी आप रहिएगा, आपकी एक्सपर्टीज की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी अभी इस डिबेट में। मेरे साथ स्वाति मलिक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। स्वाति मलिक, कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? लव जिहाद पर केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की एक बड़ी चोट नए जो आईपीसी के तहत। देखिए, जो जितने बदलाव अभी आईपीसी में, वही जो मदन सर कह रहे थे कि अभी तो बहुत समय लगेगा सबको ये पढ़ने में कि बदला भी क्या क्या है इसमें। इतने 3 नए एक्ट लाना और उनके ऑल्दो नाम हिंदी में है लेकिन लिखा अंग्रेजी में ही है अंदर, लेकिन वो इतने बदलाव लाना और ये कहना कि सिर्फ लव जिहाद पे ये इम्प्लीमेंट होगा। देखिए जो नहीं स्वाति, एक बार फिर से क्लियर कर दो, शायद आपको और हमारे दर्शकों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हम ये नहीं कह रहे कि ये कानून केवल लव जिहाद पर आया, ये तो पूरे जो पेनल कोड है उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता आई है, लेकिन उसमें एक धारा 69 है जो बहुत अहम है, कुछ इसमें जो बड़ी चीजें हैं। और धारा 69 ये कहती है कि अगर कोई पहचान बदलकर किसी के साथ संबंध बनाता है, अगर शादी करता है, तो उस पर सख्त से सख्त अपराध उसको माना जाएगा। और लव जिहाद के मामलों में हम ये देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, कई राज्यों में यही होता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। लव जिहाद हम पैनलिस्ट नहीं बोल रहे, लव जिहाद आपकी तरफ से आ रहा है, इसीलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं। मदन सर भी यही कह रहे थे, उनको भी लग रहा था आप बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जो इसमें लिखा गया है, अगर उसी को साफ नियत से इम्प्लीमेंट करें तो अलग बात है। ये कानून मिसयूज भी हो सकता है, ये मिसयूज भी हो सकता है और वो ही नहीं होना चाहिए। जो लिखा है उसको सही नियत से अगर इम्प्लीमेंट करें तो जो किसी शादी कर लेगा उसको अगर आप 7 साल की सजा देंगे, या शादी नहीं करेगा उसको 7 साल की सजा देंगे, ये कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल सा, अनस्टेबल सा लग रहा है इस वक्त। लेकिन अगर आप राजनीतिक तरीके से देखें तो ये देखना बड़ा आसान है जो उन्होंने अभी बदलाव लाए हैं, जो अमेंडमेंट इसमें इंट्रोड्यूस की है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है और कितनी साफ नियत से होती है वो देखना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ एक किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ, और इसमें सिर्फ अपनी पहचान छिपाने का नहीं, जो दूसरे भी हैं, किसी को नौकरी के लिए या किसी को और धोखाधड़ी झांसे में लेके उसके शादी का उसको वादा करें, फिर शादी ना करें, ये वैसे भी एग्जिस्ट कर ही रहा था, ये हो रहा था। लेकिन इसको हम लोग उसको या तो रेप में जा रहा था या किसी और 420 में जा रहा था, उसके लिए स्पेसिफिक आपने अभी ये जो सब लाए हैं प्राविधान, ये लाना अच्छी बात है, किस नियत से लाए हैं। आप कह रही हैं कि नियत अच्छी है, लाना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये भी देखना होगा। ठीक है, आप सही कह रही हैं। मेरे पास साथ अभी वो नियत, वो मैं आ रहा हूं स्वाति, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे आपकी इस बात का सवाल लूंगा। लेकिन देखिए, सरकार ने यहां पर केवल लव जिहाद या जो मॉब लिंचिंग है यही नहीं, इसमें कुछ और बड़े प्रावधान किए हैं, और उसमें से एक बड़ा प्रावधान पहली बार टेररिज्म की व्याख्या है। सरकार ने खुद, गृह मंत्री ने ये कहा संसद में कि हमने आतंक की परिभाषा तय की है। पहले दाएं बाएं किधर से चीजें लाकर उसमें फिर वो चीजें जोड़ी जाती थी, हमने इस बार आतंक की परिभाषा तय की है, और आतंक की परिभाषा के तहत अब उस अपराध के, उस कानून के तहत उस आतंक जिस पर यह आरोप लगेगा उस पर यह केस चलाया जाएगा। सुना देते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा चलिए, इस पर हम बात करते हैं अभी, लेकिन इसके अलावा और आप देखिए, यहां पर केंद्र सरकार ने जो ये कानून, ये 3 है, इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें से गैंग रेप जो है बहुत ज्यादा यहां अपराध, बड़ा अपराध, उसको लेकर मृत्युदंड, 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, और नाबालिग से गैंग रेप तो 18 साल से ऊपर की महिला है तो वहां पर 18 साल के ऊपर से महिला है तो वहां पर 20 साल की सजा, और अगर नाबालिग से गैंग रेप होता है तो वहां मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ये यहां पर इस वाले कानून में दिया गया है, 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, और नाबालिग तो फिर मृत्यु तक की सजा। रेप में देखिए, फांसी की सजा है, अगर 12 साल की किसी बच्ची से नीचे अगर ये उसके साथ रेप होता है तो फांसी की सजा, और अगर 16 साल से नीचे है तो आजीवन कारावास, 20 साल मिनिमम की सजा यहां पर तय की गई है इस नए कानून में। मैरिटल रेप में इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, और वो रेप वाले क्लॉज में एक चीज ये जोड़ी गई है कि बालिग पत्नी से अगर पत्नी संबंध बनाता है तो फिर वो रेप नहीं होगा, और इस पर एक विवाद हो सकता है। देखते हैं इस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, वो उनका इस पर क्या कहना है। लेकिन एक धारा इसमें यह भी जोड़ी गई है। अब सवाल यह है कि आगे चलकर यह जब बिल सेलेक्ट कमेटी को गया है वहां ये क्या ऐसे ही पास होगा या इस पर कुछ और चीजें निकलकर सामने आएंगी। नमन सर, मैं एक बार फिर से आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहता हूं। सुनिए गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। गैंग रेप के सभी मामलों में
20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। मान्यवर पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। और देखिए मुमताज आलम भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुमताज, मैं आपके पास आता हूं। मनन सर, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन। मुमताज, देखिए यहां पर आज जो आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, अंग्रेजों के जमाने के कानून को जो रिप्लेस करने के लिए कानून आया, उसमें एक धारा यह कहती है कि पहचान बदलकर अगर किसी से शादी की या उसके साथ संबंध बनाए तो बहुत सख्त अपराध की श्रेणी में आएगा वो। यानी लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार का एक बड़ा यहां पर हथियार। मानते हैं आप इसको? कि मैं समझता हूँ कि इसको जिहाद या लव जिहाद ये सब नाम न दे करके ये कानून जो बनाए बहुत अच्छा है। हाँ। अगर नाम बदल करके धोखा कोई दे रहा है तो अगर ये आप समझ रहे हैं कि इस्लाम इसकी तारीफ कर देगा, इस्लाम कहेगा ये बहुत अच्छा है आप धोखा देकर, तो ये गलत फहमी है। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो बताएं कि मुसलमान हैं, हिंदू हैं तो हिंदू बताएं। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून बहुत अच्छा है। धोखा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को आप कैसे धोखा दे सकते हैं? फिर शादी जैसी चीज में कि जहां जिंदगी आपको गुजारना है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। मैं बिल्कुल, लेकिन इसको ये कहना है साहब ये लव जिहाद, क्योंकि धोखा सिर्फ ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ही देता है, धोखा तो कोई दे सकता है। तो इसलिए इसको किसी खास उससे न जोड़िए आप। बाकी ये कि धोखा देकर के कोई शादी करता है उसके खिलाफ कानून है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। नहीं, लेकिन मुमताज भाई आपकी बात बहुत सही है, आपने बड़ी आदर्शवादी बात कही, लेकिन लव जिहाद के कितने मामले हैं? आपके पास भी फोन होगा, मेरे पास भी है, हम अभी गूगल करें तो उसमें देख लें। नहीं, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए मुमताज भाई, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। कितने मामले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम युवक अपनी पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को न केवल शादी के झांसे में फंसाते हैं, प्यार के झांसे में फंसाते हैं, फिर उनसे धर्म बदलने का उन पर दबाव डालते हैं? एक नहीं, दर्जनों मामले हैं या नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पार्लियामेंट में कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? आप बताइए उसमें कितने मामले दिखाए गए हैं? सिर्फ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे न जाइए। अरे मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एफआईआर की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं एफआईआर दिखा सकता हूं आपको। एफआईआर भी तो सरकार जो होम मिनिस्ट्री है वही तो आपको बताएगी ना कि इतने मामले हैं। मुमताज रुक जाइए, अभी आपको दिखा देता हूं। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कितने राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया हुआ है। मैं दिखा देता हूं कानून, कहिए अभी आपको दिखा देता हूं। दिखा दीजिए पीसीआर कितने राज्यों में कानून है, कितने राज्यों में इसको लेकर कानून बना है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए अब आपके सामने आ गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक। ये देखिए ये 8 राज्य हैं मुमताज जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। ये व्हाट्सएप पे नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कानून नहीं बने हैं मुमताज, ये इन अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से पास किए गए कानून हैं। ये भी व्हाट्सएप पे हैं क्या? कानून बनाना अलग चीज है और रिपोर्ट पेश करना अलग चीज है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम लेकर बन रहा है? कैसी बात कर रहे हैं मुमताज? नाम लेकर बन रहा है, नाम लेकर बन रहा है। आप समझे नहीं भाई, ये तो तासुब की बुनियाद पे भी बन सकता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ क्या पार्लियामेंट में अभी चल रहा था मानसून सेशन, क्या इसमें कोई रिपोर्ट पेश की गई है होम मिनिस्ट्री ने? अरे ये कानून किसके खिलाफ बने मुमताज भाई? ये कानून किसके खिलाफ बने बताइए? नहीं भाई, ऐसा है खास तबके के खिलाफ बने, ठीक है। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं लव जिहाद के कानून के खास तबके के खिलाफ बने। बताइए, नहीं एक चीज बताइए, आपने घर वापसी का नारा दिया कि आप लोग घर वापसी कीजिए। अगर कोई नौजवान घर वापसी करता है तो उसको नाम तो बदलना पड़ेगा ना। अरे आप कह रहे हैं लव जिहाद का कानून एक समुदाय विशेष के खिलाफ बना है। आप बताइए ना, आप बताइए घर वापसी कैसे करवाएंगे आप 2 तरह की चालें क्यों चल रही हैं? ये बात क्यों करें? अगर आप एक तरफ करें घर वापसी कीजिए, अगर घर वापसी कोई नौजवान करता है, मान लीजिए मुसलमान, 1 जनवरी 2023 सुनिए, 1 जनवरी 2023 पहचान छिपाकर मंदिर में शादी की, आलम बने आनंद के खिलाफ गंभीर छात्रा का आरोप।
रांची में पहचान छिपाकर 7 बार शादी करने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को जेल। उत्तर प्रदेश पहचान छिपाकर मंदिर में शादी की। फेसबुक पर दोस्ती, शादी और अबॉर्शन पहचान छिपाकर लड़की को दिया धोखा। लड़की को जबरदस्ती पहचान छिपाकर हिंदू युवती से की शादी, अश्लील बनाकर आरोपी बोला। अब ये नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है मुमताज भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल, अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर उधर जाने नहीं दूंगा आपको। आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटि से लाई गई बातों को आप मत रखिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको कोट किया। अरे लव जिहाद कैसे हो गया ये हमें समझाइए। अरे कैसे लव जिहाद हो गया? और क्या होता है लव जिहाद? लव जिहाद कैसे हो गया? ये तो धोखा है, क्राइम है। धोखा दे करके तो न जाने क्या होता है। हाँ? ये जो आप मुमताज भाई 8 राज्य कानून बना रहे हैं, तो ऐसे तो कानून नहीं बना होगा। कानून 8 राज्य कानून बना रहे हैं, और हो सकता है कुछ राज्य ऐसे भी हों जिनकी सरकारों को आप पसंद करते हो, वो भी राज्य हैं उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं सारी हुकूमतों को पसंद करता हूँ, उनके कारनामों को पसंद नहीं करता जो गलत है। अच्छे काम है तो उनको भी मैं पसंद करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि कानून बना बहुत अच्छा है, आप क्राइम के खिलाफ कानून बनाए बहुत अच्छा है, लेकिन एक खास नाम दे करके एक खास तबके को टारगेट करना ये ठीक नहीं, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। बाकी आप सख्त कानून बनाइए, मैंने कब कहा कि कानून न बनाइए। आप जो लोग धोखा दे रहे हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनाइए। मैंने कब मना किया? नहीं, आपने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठहरा दिया था ना, इसलिए मैंने आपको मामले भी गिना दिए। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठहरा दिया, पुलिस की FIR है, आप उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठहरा रहे हैं। रुकिए मुमताज भाई रुकिए, मैं आपका मनन साहब के पास जाऊंगा। मनन साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, मुझे लगता है उनकी एक्सपर्टीज चाहिए। सर मुझे ये बताइए और हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या कानून में या कोर्ट में इस नाम को जाकर चैलेंज किया जा सकता है? और अगर 8 राज्य कानून बना रहे हैं तो उसको हम कैसे देखें? देखिए, आप टोटल बहस मेरे मुमताज भाई इधर उधर लेके जा रही हैं। ये जो IPC थी वो एक अकेले हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई के लिए नहीं थी, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए थी वो। उसी तरह जो भी ये तीनों कानून एक्ट बदले गए हैं, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, ये तीनों जो बदले गए हैं ये पूरे भारतवर्ष में हर नागरिक पर लागू होंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। जिस तरह सेक्शन 302 है, 302 में चाहे अगर मुसलमान ने अगर मर्डर किया है तो उस पर 302 लगती थी, अगर हिंदू ने मर्डर किया है तो उस पर 302 लगती थी। उसी तरह से ये कोई पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए नहीं है, धर्म विशेष के कानून नहीं है। ये कानून भारतवर्ष के हर नागरिक पर लागू होगा जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, और जिस भी धारा के तहत उसका जुर्म आएगा, उसका क्राइम आएगा, उसमें वो अरेस्ट होगा, उसमें उस पर ट्रायल चलेगा, उस पर उसको सजा मिलेगी या वो बरी होगा। तो इसलिए ये एक पर्टिकुलरली धर्म विशेष या जाति विशेष पे लेके ना जाते हुए मेरा मानना ये है कि ये तीन जो हमारी इंडियन पीनल कोड, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट कोई अकेला IPC या क्रिमिनल ट्रायल पर ही लागू नहीं होता है, वो सिविल केसेस में भी उतना ही लागू होता है। लेकिन उनकी जो धाराएं हैं, उनका जो परसेप्शन है या मान्यताएं हैं, या किस एविडेंस, कौन सी एडमिसिबल एविडेंस एक्ट के तहत है, वो CPC में भी होगी, वो CRPC में भी होती थी। उसी तरह जो 3 एक्ट बदले गए हैं, इनको नया नाम दिया गया है, लेकिन जैसे 302 थी, अब वो 99 IPC हो गई, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन पहले 300 में थी, 299 से स्टार्ट होती, 300 से लेकर वो 301 में भी है, 302, 304, 304 पार्ट 1, 304 पार्ट 2, फिर 304A नेग्लिजेंसी में भी होती थी। तो इसलिए इस बहस को एक पर्टिकुलरली विशेष समुदाय, धर्म विशेष पे लेके हमें नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं सर। देखिए क्रिमिनल अमेंडमेंट आई है, ये कितनी पुख्ता आई है। बिल्कुल, क्रिमिनल मामलों में तो कोई धर्म नहीं देखता, लेकिन सिविल मामलों में तो धर्म देखा जाता है। और सिविल मामलों में आज एक जो बड़ी बहस चल रही है यहाँ पर स्वाति मलिक, वो UCC को लेकर चल रही है, वहां पर तो धर्म देखा जाता है। और यहां जो अब ये कानून बन रहा है, ये कह रहे हैं कि एक धर्म के खिलाफ मत देखो,
लेकिन जब कानून हम देख रहे हैं 8 राज्यों ने उसके खिलाफ बना रखा है, तो वो तो राइटिंग ऑन द वॉल है जो दिख रहा है। देखिए, जो यूसीसी की बहस है वो एक बहुत ही प्रीमेच्योर बहस है आज के दिन। हमें पता ही नहीं कि यूसीसी है क्या। हमें डिटेल ऑफ यूसीसी ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा, हमें पता ही नहीं है, बिकॉज कुछ आज तक कुछ पब्लिक किया ही नहीं कि यूसीसी के क्या क्लॉजेस हैं। जैसे अभी ये 3 एक्ट्स की बात कर रहे हैं और इनको जो पब्लिक किया गया है कि ये क्लॉजेस हैं, ये बिल है, ये प्रपोज बिल है, एटलीस्ट ये दिखाया है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यूसीसी तो प्रपोज बिल हमारे पास सामने कुछ आया ही नहीं। एक ही हवा में बात हो रही है यूसीसी की, तो कि सबके खिलाफ होगा, और एक अपने अपने परसेप्शन को सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यूसीसी के ऊपर डिबेट ना करके और इस पे अगर फोकस करें इन तीनों पे, और आप ये भी देखिएगा कुछ एक जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाई वो ये भी है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन किया था उसको सरकार किसी तरीके से ला रही है। जैसे अडल्ट्री था, अडल्ट्री को रीड डाउन कर दिया था, स्ट्राइक ऑफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अब क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। उसी के धारा को ले आए हैं, आई थिंक फॉरगेटिंग कौन सा 153 या कुछ उसमें अभी आ गया है कि अडल्ट्री को भी क्राइम कर बना दिया गया है दोबारा से। प्रपोज है कि उसको भी बनाया जाए। इसी तरह सिडिशन के ऊपर 120 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बोला था कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटा देना चाहिए, तो सेडिशन वाला 124 हटा के अब ये नया वाला आता है। नहीं, सेडिशन के खिलाफ वो सेडिशन के वाला धारा हटाकर उन्होंने बताया कि वो अब राजद्रोह हटाकर वो एक नया कानून ला रहे हैं, टेररिज्म का नई परिभाषा लिख रहे हैं, 150 धारा। लेकिन कहा जाता है स्वाति, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये कहा जाता है। सवाल यह है कि ये नए बिल लाकर और क्रिमिनल कानूनों को नया नाम देकर क्या इंसाफ देने की रफ्तार में तेजी आएगी? क्या इंसाफ लोगों को जल्दी मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं, हम यहां कुछ दिखाना चाहते हैं। हम यहां दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश की अदालतों पर कितना बोझ है, ये आपको देखना चाहिए। देश की अदालतें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे जिला अदालतों तक आप ये आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुल 5 करोड़ 2 लाख केस देश में पेंडिंग है, जिसमें 69,766 केस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ये राज्यसभा में सरकार ने खुद जानकारी दी है। 1 जुलाई 2023 तक के आंकड़े हैं। 60,62,953 केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। 14 जुलाई 2023 तक के ये आंकड़े हैं। और अगर आप लोअर कोर्ट्स की बात करेंगे तो आपका दिमाग एकदम सन्न रह जाएगा। 4,41,35,357 केस हैं जो जिला और सत्र अदालतों में 14 जुलाई 2023 तक पेंडिंग हैं। अब ये समझिए कि आखिर ये जो देश के अदालतों पर जितना बोझ है, क्या ये नए कानूनों से इस पर कुछ कमी आएगी? अब एक और चीज देखिए, आप देश की अदालतों में जजों की कमी वाला आंकड़ा भी आपको देखना चाहिए। हाईकोर्ट जहां पर 330 जजेस की कमी है, जितनी सैंक्शन पोस्ट है उनमें से, और निचली अदालतों में 5,343 जजेस की कमी अभी है। अगर जजेस ये आ जाएं तो शायद ये जो केस पेंडिंग है ये कम हो जाए। बैक टू द बेस, कानून पर आते हैं। क्या ये नए कानून अब देश की अदालतों का ये बोझ कम कर पाएंगे? इस पर क्या कहना है मनन सर आपका? ना, कानून देखिए, क्राइम भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल आपने सही बात उठाई है कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। 100 केस एक मैजिस्ट्रेट के आगे हैं। 60 70 केसेस एक एडिशनल सेशन जज के पास है। जब बाकी और कितने ट्रिब्यूनल्स हैं उनका मुझे हिसाब नहीं, पता नहीं है। लेकिन जब तक आप न्याय प्रणाली में भी सुधार नहीं करेंगे, अकेले कानून बनाने से, अमेंडमेंट करने से पर्पस हल नहीं होगा। इस तरह कार्य प्रणाली कार्यकारिणी का चलता है, उनमें कितनी सुधार आ रही हैं। कितनी बार मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हम चैनल्स पे भी डिस्कस करते हैं कि ये न्याय प्रणाली में भी अब सुधार का आवश्यकता बहुत जरूरी है। न्यायालय में जजेस की बहुत कमी है। जब तक, अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाओ, दिल्ली हाई कोर्ट चले जाओ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चले जाओ, संख्या उनकी कितनी है पर जजेस काम कितने कर रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की मैं पोजीशन बताता हूं कि कई बार जजेस के पास सप्लीमेंट्री यानी कि कच्ची पेशी शाम के 3 साढ़े 3 तक नहीं निपटा पाते, तो रेगुलर पर कब आएंगे वो? इतना काम का बोझ है उन पर, इतना काम का बोझ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते जजेस का क्या हाल है। सर, कितनी फाइलें मोटी मोटी पढ़कर आना,
फिर बहस सुनना, फिर उस पर फैसले लिखाना कोई छोटी बात नहीं है ये। तो इसलिए न्याय प्रणाली में भी अब सुधार की बहुत आवश्यकता है और उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना। सिमिलरली पुलिस की बात भी करें सर, अपराधी को पकड़ने से लेकर अपराधी को उस न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचाने तक लेकर कितना बोझ है उनके पास, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर। क्या आपको लगता नहीं कि उसमें भी एक रिफॉर्म की जरूरत है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए? क्रिमिनल ट्रायल में तो जो सबसे बड़ी भूमिका है वो जज की तो बाद में आती है, प्रोसिक्यूशन की तो बाद में आती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की आती है। ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर नहीं है, करप्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो अच्छे से अच्छे केस का वो ऐसा मतलब बुरा हाल करता है, मैं पंजाबी में कहते हैं ना, नाश कर देता है करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स, और जिसकी मिकदार ज्यादा है। अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर, मैं आज एक केस करके आया हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसने स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी 70 करोड़ की जमीन बेच दी और एंटीसिपेटरी बेल इंटरम मिली हुई है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जज सब क्या करें, वो उसको कहां तक देखें, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो बनना नहीं है, एसएचओ मिला हुआ है। अब क्या कर सकते हैं आप, जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईमानदार नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, कार्यशैली में उनका अगर बदलाव नहीं आता है, तो न्यायालय कुछ नहीं कर सकती, कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, यानी कि पुलिस का, अब कितनी एनआईए बना लो, सीबीआई बना लो, ईडी बना लो, कुछ कर लो, लेकिन अहम जो रोल है वो पुलिस का आता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो। अगर वो प्रॉम्प्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, और उनके कार्य प्रणाली में अगर वो सक्षम नहीं है, इंटेलिजेंट यानी कि इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं जानता है, तो भी केस का हाल खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी प्रॉम्प्ट और इंटेलिजेंट और सही समय पे इन्वेस्टिगेशन करना, ये भी उनका धर्म बनता है। इसी पर एक सवाल और है मेरा, मैं मुमताज जी को लाना चाहूंगा इस बहस में। सर, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स बड़े इनलाइटन हुए होंगे आपकी बातें सुनकर। मुमताज, आप ये देखिए, राजद्रोह की धारा भी हटाई जा रही है। खुद गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा कि अब राजद्रोह जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है वो हम हटा रहे हैं, उसके लिए एक नया कानून ला रहे हैं, और पूरी डिटेल में परिभाषा लिखी गई है कि देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ जो अगर वॉर छेड़ेगा, जो उसके खिलाफ अभियान छेड़ेगा, उसको क्या सजा होगी। तो आप लोग तो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, अब क्या आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं इससे, जब राजद्रोह की कानून? देखिए, आप समझ लीजिए कि आप लोग क्यों कहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और जो भी अच्छा कानून बनता है और उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका स्वागत होगा, वो चाहे भाजपा सरकार बनाए, चाहे कांग्रेस सरकार बनाए, या कोई बनाए। तो इस पर आपका क्या कहना है, राजद्रोह का कानून हटाया जा रहा है तो? नहीं, हाँ, तो ठीक है, अच्छा है, सरकार ने सोचा, गौर किया कि ये ठीक नहीं है और इसकी डिमांड हो रही थी, तो ये स्वागत योग्य है और मैं खैर मकदम करता हूँ। मैंने तो पहले भी कहा कि कानून जो भी अच्छे बन रहे हैं उनका आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट करके मत देखिए। आप ये देखिए कि भारत के अच्छे के लिए हो रहा है, ये क्राइम पर हम नहीं बांट रहे भाई, हम नहीं बांट रहे, नहीं, हम नहीं बांट रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इसका खिलाफ, जो उसकी खिलाफत कर रहा है, उससे वही तो करेंगे कि आप खिलाफत कर रहे थे, आपने खिलाफत की उसकी। मैं सुनिए, मैं मुखालफत मैंने नहीं की, मैंने मुखालफत या हम लोग जो मुखालफत, मैं ये कह रहा हूं मुमताज, किसी भी चीज को लेकर जितने सवाल होते हैं वो सवाल रखते हैं सामने, हमारा कोई व्यू नहीं है इसमें, हम लोग, आप लोग, हमारा कोई व्यू नहीं है इसमें। आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा कानून का जो मिसयूज होता है, जैसे आज ईडी का, सीबीआई का जब मिसयूज होता है तब उसकी मुखालफत होती है मेरे भाई। तो अगर अब ये देखिए, अब आपने एक नया पॉइंट दे दिया, ये कौन तय करता है मुमताज भाई कि मिसयूज हो रहा है, ये कौन तय करता है कि मिसयूज हो रहा है? नहीं, वो पता चल जाता है ना। अभी आप देखिए कि ईडी के डायरेक्टर्स को हटाया गया, और ये कहा हटाया गया मतलब कि ये कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीके से, ऐसे ही ये बदलाव देखकर कुछ लोगों को पता चला था तो हमने इनाम दिया, ऐसे ही ये बदलाव देखकर जब कुछ लोगों को पता चला था तब हमने इनाम दिया। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और ये कहा कि 95% जो कार्रवाई है वो अपोजिशन के लीडर के खिलाफ होती है, और बीजेपी में जो शामिल हो जाता है वो गंगा जल से नहा लेता है, वॉशिंग मशीन, तो इससे एक परसेप्शन बनता है और इसीलिए उसकी मुखालफत होती है। देशद्रोह, अगर कोई देशद्रोही है
और देश के खिलाफ काम कर रहा है, मैं कहता हूं बिल्कुल उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे, कोई जरूरत नहीं हटाने की। मैं कह रहा हूं बिल्कुल देशद्रोह का। लेकिन आप किसी आप कह रहे हैं कि राजद्रोह की धारा न हटाई जाए। आप तो उल्टा बोलने लगे। अब अभी आप बोल रहे थे कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, हटा देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हटाया जाए। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई देशद्रोही है तो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अरे आप तय करके आइए, ये कानून जो आए हैं ये खिलाफ है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा कमेंट किया, मैं वो बड़ी खबर दिखाऊंगा। आप तय कर पाए हैं कि ये कानून देश के साथ है या देश के खिलाफ है? आप तय कर पाए ये कानून देश के लोगों को और ज्यादा मजबूत करेगा या उनके और हक छीनेगा? क्या आप ये तय कर पाए अभी तक? नहीं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो भी कानून बना रही है बहुत अच्छा है, उसका सही से जो भी मतलब आपने अभी इनको पढ़ा नहीं है? नहीं, अभी जाहिर है कि अभी कहां से पढ़ लेंगे। हाँ। अभी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, गौर करेंगे क्या है उसके बाद। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार जो भी कानून बना रही है, जो भी चलिए आपने नहीं पढ़ा लेकिन शायद ओवैसी ने पढ़ लिया और ओवैसी का एक बड़ा रिएक्शन आया, मैं वो रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कानून में बदलाव आम आदमी के हक से खिलवाड़, यह कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। वो कह रहे हैं कि हमें कोई शक नहीं है कि यह कानून सरकार को गैर मामूली ताकतें देंगे और मासूम शहरियों के हुकूक के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये देखिए, ये ट्वीट है, ये ट्वीट इस पर जरा जूम इन कीजिए कैमरा। ये ट्वीट है, मोदी सरकार 3 नए कानून लाई है जो देश में जुर्म, कोर्ट और पुलिस के ताल्लुक से कई बड़े बदलाव लाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून सरकार को गैर मामूली ताकतें देंगे और मासूम शहरियों को, ये देखिए, मासूम शहरियों को हुकूक के साथ खिलवाड़ करेंगे। हम ऐसे तमाम दफात की मुखालफत करेंगे जिसमें मासूमों को बिना अपील, दलील या वकील जेल में बंद किया जाता है। जब यूएपीए जैसा काला कानून संसद में लाया गया था तब कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया था। विपक्ष की तमाम पार्टियों को साफ तौर पर बता देना चाहिए कि क्या आप इन कानूनों का साथ देंगे या इनकी मुखालिफत करेंगे। क्या उनके सांसद जो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है भाजपा के एजेंडे के मुखालिफत करेंगे या इसका साथ देंगे? स्वाति, सीधे सवाल आपसे आ गया है। कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही थी यूएपीए पर भी, और ये जो आम आदमी के खिलाफ कानून है क्या इस पर भी कांग्रेस साथ देगी बीजेपी का? ये ओवैसी पूछ रहे हैं। गौरव, ये बोलना अभी तो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अभी तो ये कमेटी में जाएगा और इसमें ऐसी भी कुछ धाराएं हैं, इसे पता नहीं क्या इसमें माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, क्या स्टैंडिंग कमेटी की स्क्रूटनी पास होगा, अभी तो यही नहीं पता है। तो वो जब फाइनली पास होके आएगा उसके बाद क्या फाइनल बिल आता है, क्या बदलाव वाले नहीं। लेकिन ओवैसी ने एक बेसिक लकीर तो खींच दी है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, ये तो उनको भी पता होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, ये अभी एक्ट नहीं बना, अभी तो बिल है, लेकिन उन्होंने एक लकीर तो खींच दी और आपको उस लकीर के एक सिरे पर खड़ा कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी के साथ है या अगेंस्ट है इस कानून पर। ओवैसी साहब बीजेपी की बी पार्टी हैं, आपको पता है। जैसे बीजेपी एक पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन करती है, विभाजन वाली राजनीति करती है, वही ओवैसी साहब भी करते हैं। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इनका काम ही ये है, वो इधर से बोलते हैं, वो उधर से बोलते हैं। आपने उनका कल का बयान सुना हो, अगर दुकानदार और चौकीदार दोनों मिले हुए हैं, दुकानदार और चौकीदार दोनों मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं, और आज उसी भावना पर ये ट्वीट भी है स्वाति, और आप बी टीम उनको बता रही हैं। आई एम श्योर गौरव, आप अपने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है ओवैसी साहब क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आपको हम सबसे बेहतर पता होगा, आपने तो ग्राउंड कवरेज कर रखी है, आपको बेहतर पता होगा ओवैसी बोलते इसलिए है। अरे मैं पता करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पब्लिक डोमेन में जो ओवैसी कहते हैं उस पर कांग्रेस कैसे रिएक्ट करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि दुकानदार और चौकीदार साथ हैं, और आज भी वो यही कह रहे हैं इस कानून पर भी। ओवैसी साहब की बातों को गंभीरता से लेना ही आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। ओवैसी साहब को जितना आप लाइमलाइट में लाएंगे, जितना उनको एयर टाइम देंगे, उतनी ही अच्छा। तो फिर मैं ओवैसी साहब से सवाल नहीं पूछता हूं, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। तो फिर मतलब कांग्रेस पार्टी अभी ये नहीं तय कर पाई है कि इस बिल के खिलाफ जाना है या इस बिल के साथ रहना है? गौरव, अभी ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, उसमें क्या क्या, एक तो भी आपको मैं एक बताती हूँ, उसमें क्लॉज 1 सेक्शन डाला गया है। मनन सर भी इसको सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। उसमें लिखा है कि अगर आपने वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन में हो तो आप कुछ भी क्राइम करें तो आपको
पनिशमेंट नहीं होगी, मतलब समथिंग एज वेग एज दैट। इसका मतलब वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन हो तो आई कैन कमिट एनी क्राइम, ये कोई कानून है पास करने वाला? तो अभी गौरव ये देखना पड़ेगा। अरे तो यही तो मैं क्या-क्या आपसे पास- इतनी देर से पूछ रहा था स्वाति जी कि आपको कौन कौन से क्लॉज पे आपत्ति है, तो अभी आप अब जाकर आपने एक पहला क्लॉज बताया कि इस पर मुझे आपत्ति है। चलिए अब फिलहाल समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया स्वाति जी, बहुत शुक्रिया अमनन सर आपका, बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानून आए हैं, कानून अंग्रेजों के जमाने के कानून को हटा कर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात हो कि जब ये कानून आम आदमी को तेजी से इंसाफ भी दिलाए।